आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बीकॉम पार्ट 2 स्टूडेंट्स। बेटा हम अब तक कॉस्ट अकाउंटिंग में कितने चैप्टर्स कवर कर चुके हैं? नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, नंबर 2 जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, नंबर 3 स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड नंबर 4 मटेरियल कॉस्टिंग। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। बीच में हमने जो है वो कुछ चैप्टर छोड़े हैं, यानी एक तो प्रोसेस कॉस्टिंग का चैप्टर छोड़ा है और इसके बाद एक मटेरियल लॉसेस का चैप्टर छोड़ के अब हम पेज नंबर 55 पर हैं और हमारे इस चैप्टर का नाम है फैक्ट्री लेजर एंड जनरल लेजर। बेटा ये चैप्टर बीच में मैंने एक दो चैप्टर छुड़वाए हैं आपको, और इस चैप्टर पे लाने का मकसद ये है कि इस चैप्टर की कुछ हेल्प आपको कॉस्ट अकाउंटिंग के सेकंड चैप्टर से मिलेगी, यानी जॉब ऑर्डर के, और कुछ हेल्प आपको जो आपका करंटली एडवांस अकाउंटिंग का चैप्टर चल रहा है ब्रांच अकाउंटिंग, उससे मिलेगी। तो चूँकि आपके लिए ये चैप्टर सपोर्टिव है, कुछ आपके कॉस्ट अकाउंटिंग के सेकंड चैप्टर से, कुछ एडवांस अकाउंटिंग के ब्रांच के चैप्टर से, तो इसलिए ये चैप्टर आपको मुश्किल नहीं लगेगा। पहली तो बात तो ये समझिए कि ये चैप्टर प्योरली जर्नल एंट्रीज बेस पे, यानी इस पर हमने सिंपल जर्नल एंट्रीज़ बनानी है और कुछ भी नहीं करना। बहुत हुआ तो कुछ सपोर्टिव लेजर बन सकते हैं, अदरवाइज़ सिर्फ जर्नल एंट्रीज़ बनेंगी। जबकि ये जर्नल एंट्रीज़ कॉस्ट अकाउंटिंग की आप सेकंड चैप्टर में विच वाज जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, वो आप तफसील से पढ़ चुके हैं। हाउएवर वो एंट्रीज सारी की सारी हूबहू इसी तरीके से यहाँ पर नहीं बनेंगी, कुछ फ़र्क होगा, बट आपको वहाँ से बहुत सपोर्ट मिल जाएगी। तो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में जो एंट्रीज़ मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, कुछ सपोर्ट आपको वहाँ से मिलेगी, और जो मेरा अभी ब्रांच अकाउंटिंग का चैप्टर एडवांस अकाउंटिंग में चल रहा है, कुछ सपोर्ट आपको यहाँ से मिलेगी। अच्छा, अब आपके लिए हैरानकुन बात ये होगी कि सर चलें कॉस्ट अकाउंटिंग से तो सपोर्ट मिल सकती है कि चूँकि ये भी एक जर्नल एंट्रीज बेस्ड चैप्टर है, तो हमने चूँकि जॉब ऑर्डर में जर्नल एंट्रीज पढ़ी हैं तो हमें वहाँ से होपफुली एक सपोर्ट मिल जाएगी। बट ये समझ में नहीं आ रहा कि ब्रांच अकाउंटिंग से उसको कैसे सपोर्ट मिलेगी। वो प्योरली एक एडवांस अकाउंटिंग का चैप्टर है, ये कॉस्ट अकाउंटिंग का है। तो इसके बारे में आपको बताता हूँ। चूँकि ब्रांच अकाउंटिंग के अंदर मैंने आप लोगों को रेसिप्रोकल ट्रांजैक्शंस को सॉल्व करना सिखाया है, एंट्रीज बनानी सिखाई हैं। तो जो रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट वहाँ पर था, इसमें भी वही रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट है। कैसे? पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि ब्रांच में वो रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट कैसे था। एक होता है हेड ऑफिस, एक होती है ब्रांच। तो चूँकि हेड ऑफिस और ब्रांच दोनों आपस में जो है वो ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो इन दोनों का आपस में एक दूसरे के लिए ट्रांजैक्शन करना रेसिप्रोकल बन जाता है। क्लियर है? इसी तरीके से इस चैप्टर के अंदर हेड ऑफिस और ब्रांच तो नहीं है। इस चैप्टर में हेड ऑफिस और ब्रांच की जगह क्या हो जाएगा? हेड ऑफिस एंड फैक्ट्री। वहाँ पे था हेड ऑफिस और ब्रांच, यहाँ पे क्या हो जाएगा? हेड ऑफिस और फैक्ट्री। अब हेड ऑफिस वो जगह होती है जहाँ पे टोटली मैनेजेरियल वर्क होता है, जहाँ पे हायरिंग हो रही है, जहाँ पे ट्रेनिंग्स हो रही हैं, जहाँ पे एम्प्लॉयज़ की सैलरी बन रही है, उनको बोनसेस दिए जा रहे हैं, और उनकी जो है मार्केटिंग का काम हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन है, डायरेक्टर्स हैं, ऑडिटर्स है, फाइनेंस है, ये सारे काम हेड ऑफिस में अंजाम पजीर हो रहे होते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड जो प्रोडक्ट होती है वो फैक्ट्री में बन रही होती है। बट हेड ऑफिस और फैक्ट्री दोनों का आपस में भी तो लिंक होता है ना। बहुत से काम होते हैं जो कि फैक्ट्री खुद से नहीं कर सकती, फैक्ट्री पाबंद होती है हेड ऑफिस के। फैक्ट्री जो है वो हेड ऑफिस को रिक्विजिशन भेजती है, उस रिक्विजिशन पे हेड ऑफिस जो है वो उसको प्रोसिक्यूट करता है, और फिर जो है वो उसका जो है वो फैक्ट्री की जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा किया जाता है हेड ऑफिस की तरफ से। तो बिल्कुल ऐसी जैसे ब्रांच अकाउंटिंग के अंदर ब्रांच हेड ऑफिस का जो है वो डिपेंडेंट था, ब्रांच को अपने काम पूरे करने के लिए हेड ऑफिस की जो है वो ज़रूरत होती थी, और हेड ऑफिस की इजाज़त के बगैर या उसकी अप्रूवल के बगैर ब्रांच का कोई काम नहीं होता था। सेम कॉन्सेप्ट कॉस्ट अकाउंटिंग के इस चैप्टर में फैक्ट्री और हेड ऑफिस का है कि यहाँ पे फैक्ट्री अपने बहुत से काम अपने हेड ऑफिस की अप्रूवल के बगैर नहीं करती। अब अगर हम थोड़ी सी देर के, ये तो हो गया रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट जो कि मैंने आपको ब्रांच अकाउंटिंग से यहाँ पर इसको मैंने इससे रिलेट कर दिया। ब्रांच अकाउंटिंग को तो कर दिया साइड में, जो रेसिप्रोकल वहाँ बनती थी वो वैसी यहाँ पे बनेगी। अच्छा, मैं रेसिप्रोकल के बारे में और मज़ीद ये बता दूँ कि ब्रांच अकाउंटिंग के चैप्टर में रेसिप्रोकल क्या थी? ब्रांच की बुक में हेड ऑफिस और हेड ऑफिस की बुक में ब्रांच। यहाँ पर रेसिप्रोकल क्या होगी? यहाँ पे फैक्ट्री की बुक में जनरल लेजर और हेड ऑफिस की बुक में फैक्ट्री लेजर। यानी आप यूँ कह सकते हैं कि वहाँ पे तो बहुत सिंपल था, हेड ऑफिस ब्रांच को लिखता था, ब्रांच हेड ऑफिस को लिखता था। लेकिन यहाँ पे जब रेसिप्रोकल होगी तो फैक्ट्री इस एंट्री को, जब वो रेसिप्रोकल एंट्री बनाएगी तो फैक्ट्री उसको हेड ऑफिस नहीं लिखेगी,
यहाँ पे हेड ऑफिस के लिए टर्म यूज़ होगी जनरल लेजर, और जब यही रेसिप्रोकल हेड ऑफिस बना रहा होगा तो हेड ऑफिस अपनी बुक के अंदर उसको किस नाम से लिखेगा, फैक्ट्री लेजर। तो यहाँ पे जो दो रेसिप्रोकल टर्म हैं, हेड ऑफिस के लिए फैक्ट्री लेजर और फैक्ट्री के लिए जनरल लेजर। हेड ऑफिस के लिए फैक्ट्री लेजर और फैक्ट्री के लिए जनरल लेजर। जनरल लेजर का मतलब हेड ऑफिस, फैक्ट्री लेजर का मतलब फैक्ट्री। तो ये तो हो गई रेसिप्रोकल। अब हम बात करते हैं अपनी जॉब ऑर्डर अकाउंटिंग की, वो एंट्री जो हम जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में पढ़ चुके हैं। जो एंट्रीज बेटा आप लोगों ने जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में पढ़ी हैं, उन एंट्रीज़ का हेड ऑफिस से कोई ताल्लुक़ नहीं होता था। हमने वो प्योरली तमाम की तमाम एंट्रीज़ फैक्ट्री से मुताल्लिक पढ़ी, और हमने यही एज्यूम किया कि इन तमाम एंट्री को बनाने का पाबंद भी फैक्ट्री है। यानी हम मटेरियल परचेज़ कर रहे हैं तो उसकी एंट्री भी फैक्ट्री बना रहा है, हम लेबर को हायर कर रहे हैं या लेबर की सैलरी तय कर रहे हैं या लेबर को पे कर रहे हैं तो उसकी एंट्री भी फैक्ट्री बना रहा है, हम गुड्स कंप्लीट करने के बाद आगे बेच रहे हैं तो बेचने की एंट्री भी फैक्ट्री बना रहा है। यानी ये तमाम एंट्रीज़ हमने जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में एज अ पार्ट ऑफ फैक्ट्री डिस्कस की। हम अब क्या करेंगे, वही तमाम एंट्रीज़ उठाएंगे, वही तमाम एंट्रीज़ होंगी, यानी आपको जॉब ऑर्डर से हेल्प मिलेगी, लेकिन उन तमाम एंट्रीज़ में से कुछ एंट्री को हेड ऑफिस की जिम्मेदारी बनाएंगे और कुछ एंट्रीज़ को फैक्ट्री की जिम्मेदारी बनाएंगे, और उन्हीं में से कुछ एंट्री को रेसिप्रोकल बनाएंगे। यानी उनमें से कुछ एंट्री तो वो होंगी जो कि हेड ऑफिस फैक्ट्री के लिए कर रहा होगा, फैक्ट्री हेड ऑफिस के लिए कर रहा होगा, लेकिन कुछ वो होंगी जो कि हेड ऑफिस की अपनी होंगी, फैक्ट्री की अपनी होंगी। तो यकीनन हमें इन तमाम एंट्रीज़ को भी पहचानना होगा कि आया इनमें से कौन सी ऐसी एंट्री हैं जो हेड ऑफिस फैक्ट्री के लिए अंजाम दे रहा है, या फैक्ट्री हेड ऑफिस के लिए अंजाम दे रही है, या फिर ये दोनों अपने अपने अलग अलग अंजाम दे रहे हैं। तो इसके लिए आपको पहले कॉन्सेप्ट समझना होगा। अब आजिए आप अपनी जॉब ऑर्डर की एंट्री पे हम जाते हैं, अपने जॉब ऑर्डर के चैप्टर पे, वहीं से हम थोड़ी हेल्प लेंगे ताकि जब हम ये चैप्टर करें तो हमें हमारे लिए मुश्किल ना हो। नाउ कम टू द पेज नंबर 23। सबसे पहले है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मटेरियल परचेज्ड। देखो बेटा, जब हम ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल परचेज कर रहे थे तो हमने ये एज्यूम किया था कि ये परचेज करने की जिम्मेदारी भी फैक्ट्री की है। तो हम एंट्री बना रहे थे मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट एंड अकाउंट पेबल या कैश क्रेडिट। अगर हमने उधार पे ख़रीदा है तो अकाउंट पेबल क्रेडिट, और अगर हमने कैश पे ख़रीदा है तो कैश क्रेडिट। लेकिन हमारे इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट के मुताबिक मटेरियल का परचेज़ करना फैक्ट्री की जिम्मेदारी नहीं है। हेड ऑफिस कहता है भाई तुम्हारा काम सिर्फ मटेरियल को कन्वर्ट करना है फिनिश गुड में, तुमने सिर्फ प्रोडक्शन करनी है, मटेरियल को ख़रीदने की टेंशन नहीं लो। तुम्हें कितना मटेरियल चाहिए तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें मटेरियल परचेज़ करके दूंगा। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या बना कि चूँकि फैक्ट्री का काम सिर्फ प्रोडक्शन है, इसलिए फैक्ट्री अपनी प्रोडक्शन पे ध्यान देगी। जहाँ उसका मटेरियल ऑप्टिमम लेवल पे आ जाएगा उसकी कंजम्पशन, फ़ौरन फैक्ट्री हेड ऑफिस को एक रिक्वेजिशन भेज देगी कि भाई मुझे एक हफ़्ते के अंदर मटेरियल चाहिए, क्योंकि मटेरियल अब एंड पर है। और ये कह के फैक्ट्री अपने काम में लग गया। अब फैक्ट्री की टेंशन नहीं है कि ये मटेरियल कब आएगा, कहाँ से आएगा, कितने पैसों में आएगा, क्या डिस्काउंट मिलेगा, ये सारी टेंशन हेड ऑफिस की है। ये सब हेड ऑफिस खुद इसको जो है वो कवर करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जॉब ऑर्डर में तो ये एंट्री हम फैक्ट्री के जनरल में बनाते थे, बट यहाँ पर ये एंट्री रेसिप्रोकल के तौर पे बनेगी। यानी हेड ऑफिस ख़रीदेगी और ख़रीद कर कहाँ रवाना करेगी, फैक्ट्री को। तो सुन लीजिए, मटेरियल की जो परचेज़ वाली एंट्री है वो रेसिप्रोकल है। क्यों? क्योंकि मटेरियल परचेज़ किया है हेड ऑफिस ने, लेकिन किया किसके लिए है, फैक्ट्री ने। अब आपको यहाँ पे फिर अगेन जो प्रॉब्लम होगी वो क्या होगी कि सर ये कैसे पहचानेंगे रेसिप्रोकल में कि हेड ऑफिस के लिए फैक्ट्री लेजर और फैक्ट्री के लिए जनरल लेजर, तो ये डेबिट होगा या क्रेडिट? ये तो कन्फ्यूजन रहेगी ना। तो अगेन इसका भी कोई हल बताऊंगा आपको, जैसे मैंने आपको ब्रांच में बताया था। फ़िलहाल ये हमारे लिए रेसिप्रोकल है। फिर उसके बाद नंबर 2 है मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर। तो बेटा अगर हेड ऑफिस ने मटेरियल ख़रीदने के बाद उसको रिटर्न कर दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि वो मटेरियल पहले तो हेड ऑफिस ने ख़रीद के मुझे दिया, यानी कि फैक्ट्री को, फिर फैक्ट्री वो मटेरियल रिटर्न करेगा हेड ऑफिस को, और हेड ऑफिस वो मटेरियल करेगा सप्लायर को। तो अगेन चूँकि पहली वाली एंट्री रेसिप्रोकल है तो फिर दूसरी वाली एंट्री भी रेसिप्रोकल है। और दूसरी वाली एंट्री रेसिप्रोकल बहुत सिंपल है,
जो पहली वाली एंट्री फैक्ट्री बनाएगा, फैक्ट्री अपनी एंट्री को रिवर्स कर देगा, और जो पहली वाली एंट्री हेड ऑफिस बनाएगा परचेज़ की, हेड ऑफिस अपनी एंट्री को रिवर्स कर देगा। तो इसलिए रिटर्न की एंट्री बड़ी सिंपल होती है। सिंपल, आपने जो पहली एंट्री बनाई है परचेज़ की, उसको दोनों अपने अपने पास रिवर्स कर देंगे। तो ये दोनों ही रेसिप्रोकल हैं। नाउ नंबर थर्ड इज़ डायरेक्ट मटेरियल इशूड टू जॉब। ये वाली एंट्री रेसिप्रोकल नहीं है। वजह सही है, पहले मैं आपको ये सारी एंट्रीज बता रहा हूँ ताकि आप उसको समझने के काबिल हों। ये वाली एंट्री रेसिप्रोकल इसलिए नहीं है क्योंकि मटेरियल ख़रीद कर देना तो हेड ऑफिस की ज़िम्मेदारी थी। हेड ऑफिस ने ख़रीद कर फैक्ट्री को दे दिया। अब फैक्ट्री ने अपने पास स्टॉक में रखा हुआ है। अब जब प्रोडक्शन से देखो ना, फैक्ट्री के अंदर भी तो प्रोडक्शन का एरिया अलग है, जहाँ पे स्टॉक रखा हुआ है वो एरिया अलग है वो भी फैक्ट्री का एरिया। अब जब प्रोडक्शन से फैक्ट्री के स्टॉक रूम के अंदर रिक्वेजिशन भेजी जाएगी कि लाओ इतना मटेरियल इशू करो, तो भाई इसका ताल्लुक हेड ऑफिस से कैसे बना? हेड ऑफिस ने तो ख़रीद के अब आपको दे दिया, अब आप इसको इशू करो, प्रोडक्ट बनाओ, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। इसलिए जो नंबर थर्ड एंट्री है जिसके अंदर आप मटेरियल इशू करते हैं जॉब पे, वो टोटली फैक्ट्री की एंट्री है, उसका रेसिप्रोकल एंट्री से कोई ताल्लुक नहीं है। क्लियर है बात? तो इसलिए इसको हम सिर्फ एक फैक्ट्री की एंट्री मानेंगे और जो जॉब ऑर्डर में बनती है वैसी ही एंट्री यहाँ पे भी बना देंगे। इसलिए मैंने आपसे कहा था बेटा कि जो जॉब ऑर्डर में एंट्री बता चुका हूँ, सेम वही एंट्रीज हम अपने इस चैप्टर के अंदर भी फॉलो करेंगे। बस सिर्फ इतना काम करेंगे कि इन्हीं एंट्री में से कुछ एंट्री रेसिप्रोकल बना देंगे और कुछ एंट्री सिर्फ फैक्ट्री की और कुछ एंट्री सिर्फ हेड ऑफिस की। तो जो एंट्री प्योरली फैक्ट्री की होंगी वो आपके लिए इसलिए मुश्किल नहीं होगी क्योंकि आप ये ऑलरेडी अपने जॉब ऑर्डर के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। क्लियर है? तो इसलिए डायरेक्ट मटेरियल इशू करें आप जॉब पे, या नंबर 4 इनडायरेक्ट मटेरियल इशू करें जॉब पे, ये दोनों ही काम डायरेक्टली चूँकि फैक्ट्री करता है इसलिए इसको रेसिप्रोकल नहीं मानेंगे। जैसी जॉब ऑर्डर में बनाइए एज इट इज़ हम फैक्ट्री के लेजर में, फैक्ट्री के जर्नल में बना लेंगे। क्लियर हो गई बात? 4 एंट्रीज हो गई। नाउ द नेक्स्ट इज डायरेक्ट लेबर। चलिए मैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों की एक साथ बताता हूँ। अब आपके जहन में आएगा कि सर जब डायरेक्ट मटेरियल वाली एंट्री रेसिप्रोकल नहीं है तो ज़ाहिर है डायरेक्ट लेबर वाली भी नहीं होनी चाहिए। नहीं, डायरेक्ट लेबर वाली है। और मैं आपको मज़े की बात बताऊं, सबसे ज़्यादा ख़तरनाक एंट्री है ही डायरेक्ट लेबर की, यानी लेबर की, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों सबसे ज़्यादा ख़तरनाक। बज़ाहिर आपको लगेगा सर इसमें ख़तरनाक वाली क्या बात है, भाई हमने आखिर जॉब ऑर्डर में भी तो बनाई है ना, तो जब हमें वहाँ पे ख़तरनाक नहीं लगी तो यहाँ पे ख़तरनाक क्यों है? तो बेटा है ख़तरनाक। वजह क्या है इसकी? यानी तमाम एंट्रीज़ के अंदर इस पूरे चैप्टर में जो सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल, सबसे ज़्यादा टिपिकल और सबसे ज़्यादा क्वांटिटी वाइज जो एंट्री बनेगी ना वो यही लेबर की बनेगी। वजह क्या है इसकी, ये सुन लीजिए। मैं आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों लेबर, दोनों की एंट्री एक साथ बता रहा हूँ। बेटा फैक्ट्री के अंदर मज़दूरों से काम लेना तो फैक्ट्री सुपरवाइज़र की ज़िम्मेदारी है। आपने प्रोडक्शन लाइन पर डायरेक्ट वर्कर से काम लेना है। आपकी प्रोडक्शन लाइन पे जितनी मशीनें हैं सब मशीनों पे आपने अपनी लेबर को लगाया हुआ है, तो ये तो आप काम ले रहा है आपका फैक्ट्री का सुपरवाइज़र, लेकिन इनको जो इस काम की पेमेंट है क्या वो फैक्ट्री करेगा? नहीं। हेड ऑफिस क्या कहता है, भाई तुम सिर्फ ये बताओ तुम्हें लेबर कितनी चाहिए, तुम्हें कितनी मैन पावर की रिक्वायर्ड है, तुमको कितने वर्कर्स चाहिए काम करने के लिए। तनख्वाह वनख्वाह आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है, इनकी तनख्वाह हम खुद तय करेंगे। एट दी एंड जब इनकी वेजेस पे करने का वक्त आएगा तो हम पे करेंगे, आप सिर्फ काम लें इनसे। तो इसलिए चाहे डायरेक्ट लेबर हो चाहे इनडायरेक्ट लेबर हो, फैक्ट्री में काम तो ये करेंगे, फूड सुपरवाइज़र की, मैनेजर्स की निगरानी में काम करेंगे, लेकिन एट दी एंड इनकी पेमेंट करना फैक्ट्री की जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि फैक्ट्री कहता है कि हम सिर्फ अपनी लेबर को लुक आफ्टर कर सकते हैं, सुपरवाइज़ कर सकते हैं, उनको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, उनको तंबी कर सकते हैं, उनको डांट डपट कर सकते हैं, वॉटेवर, बट उनको तनख्वाह क्या देनी है, कितनी देनी है, कितने पैसे काटने हैं, कितना बोनस देना है, कितना ओवर टाइम देना है, भाई ये तो हेड ऑफिस के काम है। हेड ऑफिस में वहाँ पे पूरा एक पेरोल डिपार्टमेंट है जहाँ पे इनकी पूरी तनख्वाहें बनती हैं, इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। दैट्स वाई जो डायरेक्ट लेबर की एंट्री है वो रेसिप्रोकल है, क्योंकि इसके अंदर काम लेने की ज़िम्मेदारी फैक्ट्री की है बट पेमेंट करने की ज़िम्मेदारी हेड ऑफिस की है। अब ज़रा देखिए यहाँ पे क्या एंट्री बनती है। आप दोनों एंट्रीज़ को पहले तो मर्ज कर लो। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर को जब आप यूज़ करते हैं जॉब पे तो आप इसकी एंट्री बनाते हैं वर्क इन प्रोसेस डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट एंड फैक्ट्री पेरोल क्रेडिट। वर्क इन प्रोसेस डेबिट फॉर डायरेक्ट लेबर,
फैक्ट्री पेरोल डेबिट फॉर इनडायरेक्ट लेबर, सॉरी एफ फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट फॉर इनडायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री पेरोल क्रेडिट ओवरऑल फॉर बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लेबर। बट यहाँ पे ये एंट्री नहीं बनेगी। यहाँ पे डेबिट तो यही होगा, क्योंकि ज़ाहिर है आप इन लेबर को इस्तेमाल तो अपनी प्रोडक्शन में ही कर रहे हैं, अपनी फैक्ट्री में कर रहे हैं, इसलिए डायरेक्ट लेबर के लिए डेबिट WIP, इनडायरेक्ट लेबर के लिए डेबिट फैक्ट्री पेरोल, लेकिन जो इनडायरेक्ट लेबर के लिए डेबिट फैक्ट्री ओवरहेड, सॉरी ये थोड़ी सी बार बार मेरे से कन्फ्यूजन हो रही है, फैक्ट्री पेरोल और फैक्ट्री ओवरहेड, दोबारा बता रहा हूँ। डायरेक्ट लेबर के लिए डेबिट WIP, इनडायरेक्ट लेबर के लिए डेबिट फैक्ट्री ओवरहेड, लेकिन जो क्रेडिट है फैक्ट्री पेरोल ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, तो मैं इस जिम्मेदारी को किसके ऊपर ट्रांसफ़र कर दूंगा, हेड ऑफिस, और जब मैं हेड ऑफिस को ट्रांसफ़र कर दूंगा तो इसी फैक्ट्री पेरोल को मैं क्या लिख दूंगा, जनरल लेजर। क्यों? क्योंकि मैं एज ए फैक्ट्री इस एंट्री को रिकॉर्ड करूंगा और एज ए रेसिप्रोकल रिकॉर्ड करूंगा, तो रेसिप्रोकल के लिए तो ये बात लाजमी है कि फैक्ट्री की बुक में जनरल लेजर आएगा और हेड ऑफिस की बुक में फैक्ट्री लेजर आएगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे ब्रांच की बुक में हेड ऑफिस आता है और हेड ऑफिस की बुक में ब्रांच आता है। वो डेबिट होगा या क्रेडिट, इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको दोबारा बताऊंगा, इसके डेबिट और क्रेडिट में फिक्र नहीं कीजिए, सिर्फ इसका रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट समझिए। तो पता ये लगा कि जो भी लेबर है यूज़ किया हमने उसकी रिकॉर्डिंग तो हम अपने पास करेंगे कि हमने डायरेक्ट लेबर कितनी यूज़ की और इनडायरेक्ट लेबर कितनी यूज़ की, यानी कि डेबिट तो इनके वही होंगे WIP एंड फैक्ट्री ओवरहेड, लेकिन जो क्रेडिट फैक्ट्री पेरोल वो मैं खुद नहीं करूँगा। फैक्ट्री पेरोल मैं इसलिए नहीं करूँगा कि फैक्ट्री पेरोल क्रेडिट करने का मतलब ये है कि मैंने इनके पेरोल को पेमेंट करने की जिम्मेदारी भी अपने पास रखी हुई है, यानी फैक्ट्री ने, जबकि हम ये डिसाइड कर चुके हैं कि इनकी जो भी अदायगी होगी वो फैक्ट्री नहीं करेगी, फैक्ट्री सिर्फ लेबर से काम लेगी, लेबर को पे करने की जिम्मेदारी किसकी है, हेड ऑफिस की है। तो सर सवाल ये पैदा होता है फिर क्रेडिट क्या करें, तो सुन लीजिए WIP डेबिट, FOS डेबिट फॉर 5 and 6 एंट्री, और क्रेडिट में आ जाएगा जनरल लेजर, सॉरी क्रेडिट में आ जाएगा फैक्ट्री पेरोल, फिर इस फैक्ट्री पेरोल को आप जनरल लेजर को रेकमेंड करेंगे। कैसे, मैं ऐसे बताता हूँ आपको, WIP डेबिट, FOS डेबिट एंड फैक्ट्री पेरोल क्रेडिट, या एंट्री वही रहेगी, अगेन थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गई, यही एंट्री रहेगी, लेकिन फिर इस पेरोल को मैं अपने पास से ख़त्म कर दूंगा और ये पेरोल मैं अगली एंट्री में ट्रांसफ़र कर दूंगा किसको, जनरल लेजर को। यानी फिर दोबारा बता रहा हूँ मैं, वो जो थोड़ी सी जो कन्फ्यूजन और मिस्टेक हुई है उसको इग्नोर करके दोबारा बात को समझिए कि जो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर की एंट्रीज़ हैं ये एज इट इज़ बनेंगी जो कि जॉब ऑर्डर में है, लेकिन उसके बाद इस पेरोल की जिम्मेदारी को मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा हेड ऑफिस को कि पेरोल इतना बन गया, जैसे मिसाल के तौर पे WIP डेबिट है 1 लाख से, FOS डेबिट है 50,000 से, तो कुल तनख्वाहें कितनी बनी, 1.5 लाख। मैंने ये 1.5 लाख रुपए अब अपने पास फैक्ट्री के पास लिखे, फिर मैंने इस पेरोल को ट्रांसफ़र कर दिया हेड ऑफिस में कि ये लो भाई, ये हमारी तनख्वाहें बनती हैं हमारे वर्कर्स की, आपको हम ये दे रहे हैं, आप इसकी तनख्वाहें दे दो। यानी ये पेरोल का रजिस्टर होगा तो फैक्ट्री के पास ही, फैक्ट्री ही इनकी पेरोल अपनी इनकी तनख्वाहें बनाएगी, पेरोल का मतलब इनकी वेजिस तनख्वाहें, लेकिन ये तनख्वाहें बनाने के बाद पे करने के लिए ट्रांसफ़र कर देगी किसको, हेड ऑफिस को, और हेड ऑफिस को हम किस नाम से लिखेंगे, जनरल लेजर। तो हम कह सकते हैं कि 2A और 2B तो यहाँ बनेगी, 2A और 2B यहाँ बनेगी। 2 का नाम क्यों लिया, क्योंकि 1 मटेरियल की एंट्री होगी, तो 2 को मैंने एज्यूम किया ये लेबर की एंट्री होगी। जब यही लेबर यहाँ जाएगी, फैक्ट्री पेरोल जब इनके पास जाएगा, तो फिर जैसे इन्होंने जनरल लेजर को क्रेडिट किया है, तो इसका मतलब है ये C एंट्री में फैक्ट्री लेजर को क्या कर देंगे, डेबिट। कितने से, 1.5 लाख की तनख्वाहें, ये लिख दिया मैंने 1.5 लाख। यानी मैं दोबारा बता रहा हूँ, बस इस वाली एंट्री को समझ में आ जाएगा, हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। जब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तो फिर आपको मुश्किल नहीं होगी, बाकी की एंट्री इतनी मुश्किल नहीं है। हाउ मच डायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट लेबर, वो हम ऐसी एज इट इज बना देंगे जो जॉब ऑर्डर की एंट्री है। लेकिन जॉब ऑर्डर की एंट्री के तहत जो पेरोल रजिस्टर बना, जो हमने तैयार किया, इसका मतलब क्या है कि फैक्ट्री की तरफ से ये बात जो है वो सेटल कर दी गई, बता दी गई कि हमारे फैक्ट्री के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की इतनी तनख्वाह बनती है। ये किसने बनाई, फैक्ट्री ने।
इनकी जो छुट्टियाँ होंगी वो छुट्टियों के पैसे काट लिए, इनके जो ओवर टाइम बन होंगे वो ओवर टाइम लगा दिया, सब कुछ करके फैक्ट्री ने अपने रजिस्टर में तनख्वाहें बना के ये पेरोल का रजिस्टर किसको दे दिया, हेड ऑफिस को। जब पेरोल का रजिस्टर हेड ऑफिस को दिया तो पेरोल को अपने पास से ख़त्म करके हेड ऑफिस को ट्रांसफ़र कर दिया। हेड ऑफिस के बाद जब ये पहुँचेगा तो चूँकि इसने जनरल लेजर क्रेडिट किया था तो हेड ऑफिस फैक्ट्री लेजर को क्या करेगा, डेबिट। लेकिन हेड ऑफिस कहता है कि भाई जब मैं तनख्वाहें दूंगा तो मैं सिर्फ फैक्ट्री की तो नहीं दूंगा ना। चलो फैक्ट्री की तो जिम्मेदारी मुझ पे इसलिए ज़्यादा नहीं है क्योंकि फैक्ट्री के तो जितना भी मसले थे, जो भी तनख्वाहें बनती थी वो मुझे फैक्ट्री के ही मैनेजर ने सारी कटा के जो भी वेजेस बनती थी बनाकर दे दी। लेकिन जब मैं तनख्वाहें दूंगा तो मैं फैक्ट्री के तो नहीं दूंगा खाली, मैं अपने हेड ऑफिस के एम्प्लॉयज़ की भी तो दूंगा ना। तो इसलिए हेड ऑफिस की जो तनख्वाहें होती हैं वो दो होती हैं, एक सेल्स एम्प्लॉयज़ सैलरी और एक एडमिन एम्प्लॉयज़ सैलरी। तो वो लगे हाथ तो जब इस सैलरी को पे करेगा तो फैक्ट्री लेजर जो डेबिट करेगा, इसका मतलब क्या है, फैक्ट्री की टोटल तनख्वाह इतनी है। जब वो अपने हेड ऑफिस की तनख्वाहें देगा तो वो लिखेगा सेल्स सैलरी, लेट सपोज एज्यूम कर लेते हैं 1 लाख, और एडमिन सैलरी वो हम सपोज कर लेते हैं 50,000। कुल तनख्वाह कितनी बनी, 1.5 लाख तनख्वाह बनी फैक्ट्री की। सर ये कहाँ से आई, तो बेटा ये इन दो एंट्री के बाद यहाँ पर आई। फिर चूँकि हेड ऑफिस की अपनी सैलरी तो अपनी है, वो तो रेसिप्रोकल में होगी नहीं, तो इसलिए उसने लगे हाथ तो कहा कि जब मैं फैक्ट्री की सैलरी दे रहा हूँ तो मैं सेल की भी देता हूँ, एडमिन की भी देता हूँ। कितनी बनी सैलरी, 1.5 लाख फैक्ट्री की और 1.5 लाख हेड ऑफिस की, कितनी होगी, 3 लाख। लेकिन ये जो तनख्वाह हेड ऑफिस और फैक्ट्री के एम्प्लॉयज़ को दी जाती हैं, इनमें से कुछ डिडक्शंस होती हैं। वो डिडक्शन क्या होती हैं, मिसाल के तौर पे 5% इनकम टैक्स, 5% प्रोविडेंट फंड। तो 3 लाख टोटल है, ज़ाहिर है हर एम्प्लॉय का कटेगा, फैक्ट्री के भी, सेल्स के भी, एडमिन का भी। तो आप इस पूरे 3 लाख का 5% ले लो, तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पे इनकम टैक्स पेएबल। ज़ाहिर है जब आप इनकम टैक्स काटेंगे तो फिर वो आपको पे करना होगा इनकम टैक्स अथॉरिटी को 5%। तो 3 लाख का 5% कितना हुआ, 15,000। प्रोविडेंट फंड, तो प्रोविडेंट फंड का मतलब आप अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी में से कुछ अमाउंट डिडक्ट कर रहे हैं, बाद में आपने जब आपके एम्प्लॉय रिटायर होंगे तो आप उनको ये फ़ंड दे देंगे। तो इसका मतलब हुआ ये भी पेएबल हो, ये भी 5% है। कितना बना, चलिए ये समझते हैं 10% है, कितना बना, 30,000। सही है। तो चूँकि आप हेड ऑफिस और फैक्ट्री सब एम्प्लॉयज़ में से ही काटेंगे, तो इसलिए मैंने इस डेबिट का टोटल किया 3 लाख, इसका 5% इनकम टैक्स, 10% प्रोविडेंट। अब बताइए 3 लाख में से जब 45,000 आपका टैक्स और प्रोविडेंट फंड कट गया तो आपको जो पेरोल की अदायगी करनी है वो कितनी करनी है, 2,55,000। सही है, ये हो गई सी। जब डी एंट्री बनाएंगे तो क्या बनेगी, अब एक्रूड पेरोल का मतलब है कि अब हेड ऑफिस के ऊपर जिम्मेदारी है कि टोटल सैलरी बनती थी 3 लाख में से 45,000 रुपये की डिडक्शन हो गई, और अब जो एक नया पेरोल बना जो हेड ऑफिस और फैक्ट्री दोनों का एम्प्लॉयज़ का मिला के, वो कितना बना, 255। अब इस पेरोल का पहले बनेगा वाउचर। याद रखिए इसके अंदर एक तीसरा कॉन्सेप्ट भी है जो पार्ट 1 में आपने वाउचर पढ़ा था ना, हर पेमेंट का पहले वाउचर बनाएंगे। तो ये अब आपकी इसकी एंट्री बन जाएगी, एक्रूड पेरोल डेबिट 2,55,000 एंड देन वाउचर पेबल क्रेडिट 2,55,000। और फिर आपकी एक और एंट्री बनेगी जिसमें अब आप इस वाउचर की पेमेंट करेंगे। तो वाउचर पेबल डेबिट एंड बैंक क्रेडिट 2 लाख। तो देख सकते हैं आप बेटा कि सिर्फ और सिर्फ आपकी पेरोल की 5 एंट्री बनी। हाउएवर इसकी मैक्सिमम 7 एंट्रीज़ बनती हैं, 2 मैं आपको अभी नहीं बता रहा हूँ, फिलहाल आप ध्यान में रखिए कि इसकी 5 एंट्रीज़ बनती हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, क्योंकि अभी आज मैं क्वेश्चन तो नहीं करा रहा हूँ, क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, बट इसका स्क्रीनशॉट आप इसलिए ले लीजिए ताकि आपको जो है ना वो समझ में आ जाए। तो होपफुली आपको ये पेरोल की एंट्री समझ में आई होगी। बाकी की एंट्रीज़ को भी इंशाल्लाह हम बाद में डिस्कस करेंगे, चूँकि एंट्री सारी वही होंगी जो कि आपने जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में डिस्कस करनी है, इसलिए आपको ये एंट्रीज़ को अच्छी तरीके से याद करना है। जब हम इसका एक सवाल शुरू करेंगे तो उस वक्त हम मज़ीद डिस्कस करेंगे कि इनमें रेसिप्रोकल कौन सी है और कौन सी रेसिप्रोकल नहीं है। तो होपफुली आपको ये आज का लेक्चर समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसका पहला क्वेश्चन करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।